हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। मतलब कि जिंदा चीजें और उनके आसपास का माहौल। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब कि जिंदा और जो जिंदा चीजें नहीं हैं, जो दोनों मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में जानेंगे हम। आगे है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है हैबिट एट, मतलब किस चीज पे किस ऑर्गेनिज्म की आदत लगी हुई है। जैसे कि हमारा नेचुरल हैबिटेट क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान, अच्छी खासी ऑक्सीजन आसपास में लगभग 21%, और जीने के लिए अच्छी ह्यूमिडिटी, और लाइफ साइकिल जो चलती रहे आसपास में, है ना। बहुत सारी चीजें, हमारा एक हैबिटेट है जिसके अंदर जो है हम रह सकते हैं जिंदा इंसान। अगर हम मार्स वगैरह पे चले आए या फिर किसी ऐसी जगह पे चले जाएं कि हमें वो नेचुरल हैबिटेट नहीं मिले, तो हम वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अंडर वाटर या पानी के नीचे अगर हम चले जाएं, तो वहां पे हमें जीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो हम वहां पे जी नहीं पाएंगे। जैसे कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमें वहां पे, मतलब इतने अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा पानी के अंदर, क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीजन तो होता ही है पर बहुत कम होता है, और उसको हम जो है नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते पानी के अंदर, जबकि मछलियां कर सकती हैं। तो सबका हैबिटेट अलग अलग है। वहां वहां पर वो चीजें सरवाइव कर सकती हैं। जैसे कि मछलियां पानी से बाहर सरवाइव नहीं कर सकती, वो अंदर ही सरवाइव कर सकती हैं। पर इंसान जो है वो पानी के अंदर नहीं बल्कि बाहर सरवाइव कर सकते हैं। अब बाहर में भी किसी भी जगह पे नहीं, आप हिमालय के बिल्कुल ऊपर चले आएंगे तो वहां पे भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है और ठंड बहुत ज्यादा। तो हर चीज अपने हैबिटेट के आसपास ही सरवाइव कर पाती है, उसके अलावा उसका सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। आगे है एडेप्टेशंस, के जो भी जिंदा चीजें हैं अभी हजारों लाखों सालों में अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आ चुके हैं। वो जीव जंतु जैसे इंसान भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हैं, और जहां जहां पर वो चीजें रहती हैं, चीजें जिंदा चीजें, वो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव ले आती हैं ताकि वहां पर सरवाइव करने में कुछ उन्हें आसानी हो जाए। जैसे कि भालू वगैरह होते हैं, उनके देखिएगा आप खाल बहुत मोटे मोटे होते हैं, फर टाइप के, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी कम लगती है, क्योंकि उन्हें सर्दी सर्दी वाले मौसम में रहने की आदत होती है, वहां पर वो अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कि किस किस तरह के हैबिटेट होते हैं, जैसे समुंदर, डिजर्ट, फॉरेस्ट वगैरह। आगे देखिए क्या है। If we look around us, we would probably observe living and non-living objects around us with a great diversity। कि हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारी जिंदा चीजें और मुर्दा चीजें हमें दिखेंगी, बहुत ही बड़े डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कि चेंजेस के साथ, मतलब वैरायटीज के साथ। The term diversity refers to the variation in their shape, size, structure, and functions that make them differ to each other। क्या मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा इसका मतलब, कि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होना, शेप के बेसिस पे अलग होना, साइज के, स्ट्रक्चर के, फंक्शंस के बेसिस पे अलग हो जाना चीजों का। जैसे कि हमारा शेप, साइज और स्ट्रक्चर अलग है, एक चींटी का अलग है, ये सब कुछ। Diversity is mainly based on the environment in which an organization survives or the ability of resources for its survival. We will learn more about diversity in this chapter। कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल होता है जहां पर रह रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स या जिंदा चीजें, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह की वो स्पीशीज, या कहें तो वो जो ऑर्गेनिज्म वहां पे जिंदा रह रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, वो वहां पर उस चीज पे डिपेंड करता है कि आसपास का माहौल कैसा है। जैसे कि अभी हम जो है, मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस में रह रहे हैं, इसलिए हम जो है हमें आदत है 25 डिग्री सेल्सियस में रहने की, ना ही उससे कम ना ही उससे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है तो हमारे लिए बहुत ही अनईजीनेस हो जाती है, बहुत ही अजीब सा फील करते हैं हम। वैसे मछलियों के लिए एक अलग चीज टेम्परेचर सेट हुई हुआ है। सिर्फ मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके अलावा। तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये सारी चीजें अलग अलग हैं, और ये इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो चीज जो है जिंदा कहाँ पे रह रही है। जैसे एक भालू के लिए उसका नेचुरल टेम्परेचर क्या होगा? लगभग -30 डिग्री या 20 डिग्री होगा, जहां पर वो आसानी से रह सकता है। उसे आप रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे ना, जैसे +20 डिग्री पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे अजीब लगेगा भालू को। हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसे दिक्कत हो सरवाइव करने में इतने टेम्परेचर पे। और भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि डिपेंड करते हैं कि वो रहते कहाँ पे हैं। जैसे अगर आप भी जो है बहुत मतलब कि अगर कोई पैदा होता है अफ्रीका वगैरह में, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसकी आदत ही पड़ जाती है काफी जल्दी, है ना। अडेप्ट कर लेता है अपने अंदर ही कि
मुझे तो गर्मी में ही रहने की आदत है, उसे सही रहेगा, उसे 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहेगा, उसे 25 पे ठंड लग सकती है थोड़ी सी। आगे देखिए क्या है ऑर्गेनिजम्स, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, जिंदा जीव जंतुओं को हम ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं, जैसे हम भी एक ऑर्गेनिज्म हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स विच इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हर जिंदा चीज को हम ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। All organisms are not similar to each other. They process variations depending on their environment in which they are living. कि सारे ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते। एक चींटी अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक इंसान एक अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, और ऐसे लाखों अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आगे है, वैसे अगर देखा जाए तो कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लगभग लगभग आइडिया लगाया जाता है 90 मिलियन, मतलब कि नहीं 90 मिलियन नहीं, 9 मिलियन, लगभग 90 लाख, 90 लाख ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज पाई जाती है पूरे अर्थ के ऊपर, अब तक जो हम ढूंढ पाए हैं। 90 लाख मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया है ना, इतने सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या कहें तो इतने सारे स्पीशीज, इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं सारी ऑर्गेनिजम्स की मिलाकर बताएं तो। आगे देखिए एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट आपको पता है माहौल को बोलते हैं, माहौल को, या फिर कहें तो पर्यावरण को। The environment is our surrounding that affects our life directly. Both the living and non-living organisms are part of our environment. An environment also includes the factor which affect the growth, function, and forms of an organism. It is made up of two components, biotic and abiotic. कि एनवायरनमेंट जो है बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को मिला के बना होता है। जिंदा चीजें और जो जिंदा चीजें नहीं है दोनों को ही मिला के बना होता है। और उसमें जिंदा चीजें कौन सी आ जाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। The term biotic refers to the living thing that include plants, animals, algae and microorganisms. आगे है आपका abiotic component. The term abiotic refers to non-living things that affect the living organism, that the factors such as ponds, lakes, oceans, mountains, deserts, clouds, and other climatic conditions like temperature, rainfall, clouds, snow, etc. are the abiotic components. बोल रहे हैं कि जो भी जिंदा चीजें नहीं हैं पर वो हमारे एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्प करती हैं या उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब कि उसका हिस्सा है एनवायरनमेंट की, वो सब बोलते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि क्लाउड्स, माउंटेन्स, ओशियंस, लेक्स और भी बहुत सारी चीजें, टेम्परेचर वगैरह। अब एक एक्टिविटी में बोल रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ योर इमीडिएट एनवायरनमेंट, कि अभी आप जहां पर रह रहे हैं वहां के बायोटिक कंपोनेंट्स को आप लिख लीजिए और एबायोटिक कंपोनेंट्स को लिख लीजिए। बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, आपके आसपास में पौधे वगैरह होंगे, मतलब प्लांट्स होंगे, और आसपास में कहीं लेक भी हो सकता है, पॉन्ड वगैरह हो सकता है कहीं पे, और भी बहुत सारी चीज, नहीं बायोटिक में नहीं आएगा, बायोटिक में आ जाएगा पॉन्ड्स वगैरह, लेक्स वगैरह, और माउंटेन अगर हो तो वो भी लिख लीजिए, माउंटेन तो वैसे नहीं होगा। टेम्परेचर लिख सकते हैं, रेनफॉल लिख सकते हैं, क्लाउड लिख सकते हैं, है ना। और बायोटिक में क्या लिखेंगे, प्लांट्स लिख लीजिएगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिख लीजिएगा, चींटी वगैरह हो सकती है आपके आसपास में, और चूहे भी हो सकते हैं, चांसेस हैं, मॉस्किटोस भी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं बहुत सारे, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं हमारे आसपास बहुत सारे। आगे हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट। Habitat is actually a place or an address of an organism which is provided by nature with suitable environment conditions for its survival. कि हैबिटेट क्या होता है, उसका नेचुरल हैबिट एट, किस चीज की उसे आदत लगी हुई है, किस जगह की आदत लगी है खास तौर से, है ना, उस जगह का माहौल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे किस तरह की जीव जंतु पाए जाते हैं, उस पे जो है उसी के आसपास हम अनुकूल रहते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी के आसपास अपने अनुकूल रहता है जहाँ की उसे आदत लगी हुई है। इट सप्लाइज ऑल इट्स बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर एंड स्पेस फॉर ब्रीडिंग, या फिर कहें तो रिप्रोडक्शन, कि ऐसी जगह जहां पर उसे अपनी सारी सुविधाएं मिलती हो, ठीक है। आगे देखिए फूड, फूड
आपको पता है ये फूड क्या चीज होती है? फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज एसेंशियल टू स्टे हेल्दी एंड अलाइव, देयरफॉर एन ऑर्गेनिज्म विल ओनली बी एबल टू सर्वाइव इन अ हैबिटेट हैविंग फूड रिसोर्सेज ऑफ हैविंग गुड रिसोर्सेज ऑफ फूड, कि जहां पर वो रहते हैं वहां पे फूड का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे वो ऑर्गेनिजम्स? शेल्टर मतलब कि छत का होना भी जरूरी है, उन्हें रहने की भी कंडीशंस चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि बारिश आ गई और वो पूरी जगह भर गई काफी हद तक और वो जमीन से ऊपर उठकर जा नहीं सकता, तो मतलब वो तो डूब जाएगा वहां पे। और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, मान लिए बर्फ गिर रही है वहां पे बहुत ज्यादा, तो उससे छुपेगा कैसे? छुपने की भी जगह होनी चाहिए ना, जैसे घर पे छत होना चाहिए। Next to the food, shelter is an important need of all living beings. They need shelter to protect themselves from harmful elements, predators मतलब कि शिकार नहीं शिकारी, and harsh weather conditions such as rainfall, winter, snowfall, etc. के बुरी क्लाइमेटिक कंडीशन से और प्रेडेटर्स से बचने के लिए, और प्रेडेटर्स भी क्या, चींटी, चूहे और बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे बचने के लिए भी हमें शेल्टर की जरूरत पड़ती है। स्पेस फॉर रिप्रोडक्शन, all living organisms need a suitable place for reproduction and survival of their offsprings. Therefore, they need a safe and suitable habitat. कि हर ऑर्गेनिज्म को ये चाहिए कि उनके जो छोटे बच्चे आते हैं दुनिया में उनकी वो पालन पोषण कर सके सही से। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी जो है सर्वाइवल कैसे होगी आगे तक, उनके प्रजाति की, उनकी स्पीशीज की। तो इसलिए ऐसी जगह की जरूरत होती है उन्हें जो कि थोड़ा सेफ हो रिप्रोडक्शन के लिए। आगे है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन मैंने बताया आपको, बदलाव। किस लिए बदलाव? ताकि वो अपने नॉर्मल हैबिटेट के अंदर अच्छे से सरवाइव कर सके। ऐसे बदलावों को बोलते हैं हम एडेप्टेशंस। दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोजेस मतलब होना, पास होने को बोलते हैं पोजेस करना, ठीक है? मतलब कि जैसे मान लिया आपके पास एक अंगूठी है तो आप एक अंगूठी पोजेस करते हैं। पोजेस करना मतलब कोई चीज होना किसी इंसान के पास। Special characteristics to withstand harshness of the environment. These special characteristics that enable plants and animals to survive in a particular environment are called adaptations. कि इस तरह के बदलाव जिससे कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए उन्हें हम एडेप्टेशंस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनी ऑर्गेनिजम्स कैन सरवाइव इन अ डिजर्ट बिकॉज देयर बॉडीज आर सूटेड to dry weather. Most plants and animals need plenty of water to survive, but cactus plant can go for months without rain because they store water in their thick stem. पर कैक्टस देखिए, जैसे कि कैक्टस प्लांट है उसे कम से कम पानी में भी जिंदा रहने की आदत हो गई, तो ये उसमें एक तरह का एडेप्टेशन है ना? जबकि बाकी प्लांट्स इतने कम पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। आगे आपका camouflage is a kind of adaptation in animals which help them to hunt other animals for their food as well as to protect themselves from hunting by predators. बोल रहे हैं कि कैमोफ्लाज मतलब कि छुपने की क्षमता, ठीक है? छुपने की क्षमता किस किस में होती है? खास तौर से गिरगिट में होती है। देखिए छुपा हुआ है, कितनी आसानी से छुपा हुआ है ना, दिख ही नहीं रहा कि ये पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है। ये मेंढक, मेंढक नहीं है, गिरगिट है। तो ये किस लिए छुपा हुआ है? ताकि खा सके अपने छोटे छोटे बग्स होते हैं जिसको खाता है ये, तो वो इसे देखे ना आता हो अपने पास। Animals with camouflage develop colors, patterns, or textures on their bodies that match their surroundings. For example, gecko changes its color skin that matches with the tree bark and grasses in order to catch food as well as to protect itself from being hunted by other animals. ये देखिए गीको है, ठीक है? गीको नहीं, ये गेको है ना? और ये गिरगिट नहीं है, गिरगिट के जैसा ही है, छिपकली है ज्यादातर, ये रिजेंबल करता है छिपकली से, छिपकली की ही एक स्पीशी है ये गेको, ठीक है? तो गेको में भी देखिए, ये वाले गेको में ये खासियत थी कि ये भी जो है गिरगिट की तरह रंग बदल सकता था। आगे देखिए क्या है, अच्छा टाइगर में भी होती है ये स्पेशलिटी, है ना? टाइगर भी जो है अपने जो कलर को चेंज तो नहीं करता वैसे, पर चेंज करे रहता है पहले से ही, ऐसे मतलब वो पैदा ही ऐसा होता है जिससे कि उसे देखना बड़ा मुश्किल हो।
ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर जो है थोड़ा-सा मतलब रेतीली जगह हो या फिर जंगल वगैरह में टाइगर को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका कलर जो है जंगल से काफ़ी रिज़ेम्बल करता है। आसानी से टाइगर को आता हुआ नहीं देख सकते, उसपे जो धारियाँ होती हैं, उसकी वजह से। आगे आपका टाइप्स ऑफ हैबिटाट, किस-किस तरह हैबिटेट जो है किस-किस तरह के होते हैं, है ना? तो एक होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरे होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होते हैं? The habitat that covers the entire land surface of Earth is called terrestrial habitat. It includes grassland, desert, forest, and mountains. The environment of terrestrial habitat is unstable. हुँ। देखिए, बता रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होते हैं जो ज़मीन के ऊपर की जो हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड्स वगैरह हो गए, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और डेज़र्ट वगैरह। ये थोड़े-से अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि ये थोड़े बाहर के क्लाइमेट से या फिर कहें तो पॉल्यूशन से और बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, कितने सारे आंधी-तूफ़ान होते हैं, इन सब से वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। मतलब कि आसानी से जो है ना इन सब का फ़र्क इन पे पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। जबकि पानी के अंदर जो एक्वाटिक हैबिटेट होता है, जैसे कि समुंदर, लेक्स, पॉन्ड्स, उनके ऊपर इसका असर थोड़ा कम होता है। मतलब काफ़ी स्टेबल होता है उनका एनवायरनमेंट। उन्हें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहीं कोई तूफ़ान तो नहीं आ गया हो। क्योंकि अगर मान लीजिए सुनामी भी आ जाए ना, तो भी समुंदर के अंदर रहने वाले जानवरों के लिए या फिर कहें तो मछलियों के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि वो बस थोड़ा-सा पानी साइड में आया हुआ होता है वो पानी। तो मतलब साइड का जो है वो फॉरेस्ट डूब सकता है पानी के अंदर या फिर कहें तो साइड का जो जो भी जगह होगी, वहाँ पर उसका बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है या फिर कहें तो साइक्लोन्स वगैरह का, पर पानी के नीचे उसका इतना बड़ा असर देखने को नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा-सा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स अनस्टेबल माने जाते हैं। आगे देखिए क्या है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड कुछ नहीं, ये जो ग्रास है आपका, ये बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे ग्रास होते हैं और बहुत कई हज़ार किलोमीटर तक फैले हुए हैं, है ना? तो फॉरेस्ट की तरह होते हैं, पर फॉरेस्ट से बहुत कम पेड़ पाए जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे ज़्यादातर जो है छोटे-छोटे पौधे ही पाए जाएँगे और यहाँ पे वैसे ही छोटे-छोटे से जानवर पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। grasslands में an area of habitat dominated by grasses with a few trees or shrubs is called grassland. It covers almost one fourth area of earth's surface. अर्थ के सरफेस का एक चौथाई हिस्सा सिर्फ ये ग्रासलैंड ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सरफेस का वन फोर्थ हिस्सा बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि देखो सरफेस के ऊपर पानी भी दिखता है बहुत सारी जगह पर। आपको पता होगा जब हम ग्लोब देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखता है हमें ज्यादातर हिस्सा ग्लोब का। तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। जितना हिस्सा जमीन का है ना वाकई में, जो कि ऊपर जिसके ऊपर इंसान चल सकता है, उसका वन फोर्थ हिस्सा वो ग्रासलैंड से ही ढका हुआ है। तो मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है ग्रासलैंड का। The type of vegetation in the grassland can vary in height from very short to quite tall plants. The temperature ranges very high during the days and very low during the night. Such climatic changes affect the life in grassland के दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है यहाँ पे, रात में बहुत ही कम टेम्परेचर भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है इतनी बड़े जमीन पर छोटे प्लांट्स भी हो सकते हैं, बहुत बड़े प्लांट्स भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर ग्रास होगा वहां पे। टू सर्वाइव इन डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, all life forms of grassland including plants and animals possess some adaptation कि कुछ अपने अंदर बदलाव ले आते हैं ग्रासलैंड में सरवाइव करने वाले जीव जंतु अपने अंदर। Animals found in grassland ranges from tiny insects and reptiles। इंसेक्ट तो आपको पता है कीड़े, रेप्टाइल्स मतलब सांप वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सेट्रा, टू द लार्जर मैमल्स that include herbivores, for example bisons, zebra, giraffes, wild horses, rhinoceros, deer, rabbits, etc., and carnivores, for example, lions, wolves, tigers, leopards, etc. The most common fear faced by grasslands animals is hunting। बोल रहे हैं कि ग्रासलैंड पे जो है ना सबसे बड़ा खतरा जो भी जीव जंतु को होता है, चाहे वो छोटे जीव जंतु हो चाहे बड़े जीव जंतु हो, छोटे मैंने एग्जांपल बता दिए और बड़े के भी एग्जांपल बता दिए इतने सारे, उनमें होता है हंटिंग का खतरा कि कोई उनका शिकार ना कर ले। सबको ही वैसे शिकार का डर होता है, शेर वगैरह और हाथी वगैरह को छोड़ के, क्योंकि वो तो बहुत बड़े-बड़े जानवर हैं, इनका शिकार कौन करेगा? इनका शिकार इंसान कर सकते हैं। बाकी उन्हें छोड़कर
बाकी सबको जो है ये इस बात का खतरा रहता है कि भाई कोई मेरा शिकार ना कर दे, तो इसलिए हमेशा वो चौकन्ना रहते हैं। Therefore they possess का आपको मीनिंग मैंने बता ही दिया है क्या होता है, वेरियस फिजिकल एडेप्टेशंस दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन ग्रासलैंड्स। फर्स्ट आपका स्पीड की जरूरत होती है वहां पे जिंदा रहने वाले एनिमल्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी खाली जगह होती है। अगर वो स्पीड से नहीं भाग सकते अपने प्रेडेटर्स से, तो उसका प्रेडेटर उनको खाकर अपना जो है डिनर कर लेगा। एनिमल्स सच एज, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी छोटी मोटी संकरी जगह तो नहीं है जहाँ पे वो छुप जाके छोटी सी जगह पे, वो तो खुला मैदान है, तो वहां पे स्पीड की बहुत जरूरत रहती है। एनिमल्स सच एज चीता, लेपर्ड एंड टाइगर पोजेसेस स्ट्रॉन्ग लेग्स। अब देखिए, खाली बचकर भागने की बात नहीं है, पकड़ के शिकार करने की ये बात है। अब स्पीड की जरूरत सबको रहती है, बचने वालों को भागने के लिए और शिकार करने वालों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ भी डिपेंड करती है कि वो शिकार करेंगे तभी जिंदा रह पाएंगे, वरना जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। which help them to run fast, that is helpful in hunting. Number 2, nesting behavior. Some of the commonly found birds in grasslands have the ability to hide their eggs from predators by depositing dense vegetation and by making burrows in the ground. For example, killdeer protect its eggs by engaging them into broken wing display, and the burrowing owl steals a continent burrow or construct its own in which it deposits 2 to 12 eggs. कह रहे हैं कि नेस्टिंग बिहेवियर मतलब कि घोंसला बनाने की आदत बड़ी जरूरी है वहां पे। क्यों? क्योंकि उससे जो है ना अपने एग्स को बचा सकते हैं। वहां के छोटे जो जीव जंतु हैं जैसे कि बर्ड्स वगैरह अपने अंडे को बचाएंगे, तभी तो आगे जो है उनका जो है स्पीशीज आगे बढ़ पाएगी, वरना तो वही मर जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगी उनकी स्पीशीज वहां से। तो इसके लिए करते क्या है, वो नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट आपने देखे होंगे, घोंसले क्या करते हैं, छोटे छोटे कहीं से पंख टूटे हुए वो लाकर लगा देते हैं वहां पे, या फिर कोई भी चीज जो है आपस में घोंसला से बना देते हैं वो एक तरह का, जिससे कि उसके अंदर वो छुपा सके अपने अंडों को और उनके अंदर पाल भी सके फिर फ्यूचर में अपने बच्चों को वहां पे। या फिर जो है गड्ढा खोद के, गड्ढा या कहें तो बिल खोद के, बरो बोलते हैं जिसको, तो बिल खोद कर जो है ना वो उसके अंदर अपने अंडों को छुपा सकते हैं। या कहें तो कई बार दूसरों ने खोद रखा होगा बिल, छोटे उनसे भी छोटे जानवरों ने, तो उनका वो चुरा लेते हैं वहां पे, हथिया लेते हैं वहां पे उस बिल को, और फिर वहां पे अपने अंडे छुपा देते हैं। ऐसे ही करता है आपका आउल। आउल जो है वो भी जो है बर्रो खोदता है, मतलब कि क्या कहते हैं, गड्ढा खोदते हैं आउल्स और अपने अंडों को वहां पर रख देते हैं। आगे देखिए कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज छुपने की एबिलिटी जो कि अभी अभी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे देख लिए कुछ एग्जांपल। देखिए कैमोफ्लाज है ये टाइगर आपका दिख नहीं रहा जल्दी से, आसानी से, मतलब कि अगर पेड़ पौधों के अंदर पे छुप जाए तो आसानी से नहीं दिखेगा। और ये भी देखिए कैमोफ्लाज ही होता है, इसका भी कलर कुछ इस तरह से सूटेबल होता है कि दिखे ना आसानी से। और ये भी, ये आपका तेंदुआ हो गया, ठीक है। ये सब हो गए ये छुपने के लिए, ये तो प्रेडिटर्स हैं, मतलब ये दोनों देखिए प्रेडिटर्स हैं जो कि छुपते हैं इसलिए ताकि वो मार सकें शिकार को। जबकि कुछ होते हैं प्रे, मतलब कि वो प्रे मतलब कि वो जो शिकार होता है वो क्या करता है छुपने के लिए, जो इस कला का इस्तेमाल करता है अपने, या कहे तो एडेप्टेशन का इस्तेमाल करता है ताकि शिकार ना बन जाए वो किसी का। तो evolved highly camouflage which allow them to hide from predators, ठीक है, वो इस तरह के डियर वगैरह की बात कर रहे हैं। For example, most gazelles, cattle and antelope have colors that match the grass and surroundings of their widely open habitat. Predators like tiger, cheetah, etc. also possess spotted patterns of skin to hide themselves in grass. It helps them to hunt other animals. आगे देखिए 4 में आपका ब्रोइंग बिहेवियर, मतलब बिल बनाने की आदत। बिल देखिए यहाँ पे बना रखा है इसने, अंडे यहाँ पे छुपा रखे हैं। और क्या है, सम एनिमल्स लाइक रैट, स्नेक, hamster, etc. construct the tunnel or burrow in ground in order to protect themselves from predators and harsh climate, कि वो घर अपना जमीन के नीचे बना लेते हैं, क्लाइमेट से भी बचे रहते हैं, प्रेडेटर्स से भी बचे रहते हैं। प्लांट्स एडेप्टेशंस इन ग्रासलैंड्स,
कि प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं। मैनी काइंड ऑफ ग्रासेस, सम श्रब्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स दैट पोजेस। अच्छा, श्रब्स आपको पता है क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे प्लांट्स को बोलते हैं, श्रब्स होते हैं जो कि मीडियम साइज प्लांट्स को बोलते हैं, फिर आ जाते हैं ट्रीज, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स को बोल देते हैं ट्रीज। ठीक है, तो श्रब मतलब मीडियम साइज के प्लांट्स। possess amazing adaptations to survive in the grassland। कौन कौन से adaptations लाते हैं अपने अंदर प्लांट्स वहां के, खासतौर से shrubs? extensive root system, some plants and grass species possess an extensive root system which penetrates deep into the ground and absorb water even during a drought। The root system is not harmed in case of wildfire। बोल रहे हैं कि लंबे लंबे जो है ना रूट्स अपने जड़ों को फैला कर रखते हैं ये वहां के प्लांट्स। क्यों? ताकि जो है सूखा भी पड़ जाए उस जगह पे, क्योंकि देखिए वहां पे ग्रास वगैरह होती है खाली, है ना, बहुत ज्यादा तेज गर्मी हुई तो चांसेस भी हो सकते हैं कि वहां पे सूखा पड़ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो, क्योंकि वो रेन फॉरेस्ट तो होता नहीं है, ग्रास लैंड होता है ना, तो कई बारिश किसी साल नहीं पड़ी तो हो सकता है सूखा पड़ जाए। उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने डीपली रूटेड रूट से जो है पानी को सोख सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। और वाइल्ड फायर के अंदर रूट तो नहीं खराब होता, ऊपर ऊपर के प्लांट्स के हिस्से ही टूट जलते हैं ना, पत्तियां वगैरह, स्टेम वगैरह, पर नीचे का रूट नहीं जलता, तो वापस जिंदा हो सकता है प्लांट उसके बाद ही, मतलब जिंदा ही रहता है वो, जल्दी मरेगा नहीं प्लांट। आगे देखिए, सेकंड है आपका लॉन्ग नैरो लीव्स। they have long narrow leaves which minimize the water loss during the hot days। कि दिन में मैंने जैसे कि बताया आपको कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए जो है गर्मी में क्या आदत होती है प्लांट्स की, अपने अंदर से पानी छोड़ देना हवा के अंदर। ठीक है, तो हवा छोड़ने के लिए वो लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर लीव्स को बहुत छोटा कर दिया जाए तो लीव्स को छोटा कर देने से ये फायदा होगा कि अपने अंदर से पानी बहुत सारा नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखिए पतले पतले लीव्स हैं यहाँ के प्लांट्स के। आगे देखिए व्हाट यू लर्न में फर्स्ट आपका बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सही बात है। आगे है हैबिटेट सप्लाइज ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ एन एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जो हैबिटेट है, जो जिस जगह की उस आदत लगी हुई है, उस जगह जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड करा देती है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, उसके रहने सहने के लिए। आगे आपका कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। स्टेम के अंदर जो है वो प्लांट सेव करके रखता है कैक्टस। एन एरिया डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विद अ फ्यू ट्रीज और shrubs इज कॉल्ड ग्रासलैंड। आगे आपका किल डियर प्रोटेक्ट्स इट एग्स बाय एंगेजिंग देम इनटू ब्रोकन विंग डिस्प्ले। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल छुपा के रखता है किल डियर अपने आप को ऐसे। आगे है आपका मैच द फॉलोइंग। वल्चर का होगा आपका, देखिए वल्चर क्या होता है आपका, स्कैवेंजर होता है, मतलब कि मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रहता है वल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब के होता है ना बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, तो एबायोटिक कंपोनेंट है किसी भी एनवायरनमेंट का। फंजाई क्या है? डीकंपोजर है, गला देता है, सड़ा देता है खाने को, मतलब जो भी मर जाते हैं जीव जंतु उनको। और नाइट्रोजन का है 78% मौजूद है एयर के अंदर। आगे है डिजर्ट। डिजर्ट क्या है आपका? एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और लास्ट है आपका किल डियर, जो कि ग्रासलैंड में पाया जाता है। ठीक है,